चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज़म्स, SN2 रिएक्शंस की बात करेंगे आज। SN2 में S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक। और अगर हम बात करते हैं 2 की, तो वहाँ पर 1 का मतलब था यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर। मतलब कि ये एक बायोमोलिकुलर आपके लिए क्या रहेगा, ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस रहेगा। जो SN1 था वो आपका यूनिमोलिकुलर था, लेकिन जो SN2 होता है ये हमारा बायोमोलिकुलर होता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपने देखा था कि जो SN1 मैकेनिज्म था वो 2 स्टेप प्रोसेस था, लेकिन ये होता है 1 स्टेप प्रोसेस। 1 स्टेप होता है। अगर आप उसको याद करना चाहें तो अपोजिट वे में याद रखें, क्योंकि SN1 में 1 आता है, लेकिन 1 का अपोजिट हो गया इस तरीके से 2 स्टेप्स। तो वो 1 में नहीं 2 स्टेप में होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये 1 स्टेप में होगा। मतलब ये याद करने का तरीका है। बाकी 1 और 2 का मतलब तो कुछ और ही है। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर है। तो इट इज़ 1 स्टेप प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होता है। अब उसका एक ही स्टेप जो होता है वो क्या होता है, तो जो उसका एक ही स्टेप होता है वो ये होता है, देखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर होता है फ्रॉम, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक्स। आपने देखा होगा कि SN1 मैकेनिज्म में दोनों तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। लेकिन याद रखें सभी बच्चे कि SN2 मैकेनिज्म में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक यहाँ पर नहीं होता है। और उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है फिर आपका एलिमिनेशन। मतलब इसी स्टेप में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, और साथ ही साथ एलिमिनेशन ऑफ X माइनस, जो हमारा हेलोजन है वो वहाँ से निकलता है बाहर, टेक प्लेस। और ये दोनों स्टेप होते हैं एक साथ, यानी कि सैमल्टेनियसली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसको मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो बैक साइड से आपके उस RX के ऊपर अटैक करेगा। हेलोजन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल तरफ खींचेंगे सिग्मा बॉन्ड को, और जैसे ही R पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये R उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। लेकिन इसका ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो रहेगा, ये काम जो होता है काफ़ी थोड़ा स्लो रहता है। तो इसका मतलब यही आपके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, इसको हम कहेंगे RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे आपने देखा था कि SN1 मैकेनिज्म में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो स्लो था, सेकंड स्टेप जो था वो हमारा फास्ट था। तो वहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ तो खैर एक ही स्टेप है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। लेकिन इसमें बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है। याद है वहाँ पर इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा था, कार्बोकटाइंस। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट चीज़ बनती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये न्यूक्लियोफाइल आपका उस R पे अटैक कर रहा होता है, और साथ में जो हेलोजन होता है ये बाहर निकल रहा होता है। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव, और R के ऊपर यहाँ पर रह जाता है। तो उसके बाद फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ जाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेता है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा फिर आपको न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक कर चुका होगा। और जो आपका X माइनस है वो आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये पूरा 1 स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये 2 स्टेप में 3 स्टेप है, ऐसा नहीं है। एक ही स्टेप में सारे काम हो रहे हैं, यानी कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड हो रहा है, आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ X माइनस भी हो रहा है, जो लास्ट में आप देख रहे हैं निकलता हुआ। और बीच में ये इंटरमीडिएट बन रहा है आपका, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हेयर इंटरमीडिएट। इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है अब इसका सेकंड पॉइंट। आपको याद होगा वहाँ पर हमने बात करी थी केमिकल कैनेटिक्स की, यानी कि रेट लॉ की। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन अगर आप इसका लिखेंगे
तो इसके लिए जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो होता है रेट इक्वल टू में के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूर न्यूक्लियोफाइल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था SN1 में न्यूक्लियोफाइल नेसेसरी फॉर द रिएक्शन टू अकर, बट हमारा रिएक्शन का जो रेट था वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये एक और डिफरेंस सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि SN1 जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और जो SN2 होता है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है हमारे लिए। उसके बाद आता है तीसरा, ये कि एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, जैसे उसको शुरू में ही देख लिया था। देखिए क्लास की टाइमिंग के हिसाब से ज्वाइन कर लिया करें, नहीं तो फिर मैं ज्वाइन करने नहीं दिया करूँगा। ये नहीं है कि जब मर्जी आ रहे हैं और ज्वाइन करने के लिए पहुँच जाएंगे। 7:05 7:10 तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि मेरी भी इससे पहले एक क्लास ख़त्म होती है, तो मेरे को भी अगली क्लास तक जाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर वो आईडी बनाओ ये सब करने में टाइम वेस्ट होता है। आप लोग लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान है नहीं। तो ये हमारे पास एक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस हो गया हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है इंटरमीडिएट, कि यहाँ पर हमारे लिए इंटरमीडिएट कौन होगा। तो आपको याद होगा SN1 में तो इंटरमीडिएट था कार्बोकटाइन, और यहाँ पर इंटरमीडिएट जो हमारे लिए है वो ये ट्रांजिशन स्टेट है, जो यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर रिएक्शन में भी दिखाया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और वही वहाँ पर इंटरमीडिएट का काम करती है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा जब SN1 में मैंने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है रिटेंशन और एक होती है इन्वर्जन। लेकिन सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि SN2 के अंदर सिर्फ इन्वर्जन होती है, रिटेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्जन, ओनली इन्वर्जन, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बैक साइड अटैक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसके आगे मैंने रिटेंशन लिखा था। अगर आप SN2 चेक करिए अपना, अभी नोट्स आपके पास होंगे। और अगर बैक साइड अटैक होता है तभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे इन्वर्जन होती है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन ही होता है, यहाँ पे रिटेंशन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो रैजमिक मिक्सचर्स हैं वो आपको यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन आता है फिर हमारा रिएक्टिविटी। तो वहाँ पर आपको मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था, आपको याद होगा। सबसे आगे बेंजाइल था, उसके बाद अलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस तरह से मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया था। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है। तो यहाँ पे सबसे आगे होते हैं आपके मिथाइल यानी कि CH3, उसके बाद आपका आ जाएगा 1 डिग्री, फिर आ जाएगा 2 डिग्री और लास्ट में आएंगे आपके 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री हैलोएल्केन्स अगर आप लोगे तो वो SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और इफ़ यू टेक सिंपली CH3, जैसे आपने लिया CH3 और Cl, ये अगर आप लेते हैं मिथाइल के साथ कोई भी हेलोजन लगा देते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा वो तो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही समझा पाऊंगा ढंग से। लेकिन आपको याद होगा SN1 का रीज़न मैंने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, बट यहाँ पर फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री के अंदर दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये कैसे काम करता है यहाँ पर और क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हैं सर 6 पॉइंट्स, ये हैं आपके वो 6 पॉइंट्स जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, SN2 मैकेनिज्म के साथ। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बारी बारी से। इट इज़ 1 स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में 2 काम होंगे। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और साथ ही साथ हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा। रेट लॉ के हिसाब से चलते हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है। आपका रिएक्शन का रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, हैलोएल्केन्स की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी। उसके बाद ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जो कि SN2 में 2 से पता लगता है। इंटरमीडिएट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट से नहीं करता। और उसका रीज़न भी समझेंगे कि ये फ्रंट से क्यों बैक से क्यों कर रहा है, फ्रंट से क्यों नहीं कर रहा है। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो रिवर्स है बिल्कुल SN2 के। वहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था अगर 1 2 3 के कंपैरिजन किया जाए, बट यहाँ पर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और रीज़न
यहाँ पर है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा आपको। चलिए तो शुरू हो जाइए, कॉपी करना है इसको। और अभी पहले मैं पूछ लेता हूँ, कोई डाउट है किसी का तो पहले वो देख लेते हैं और फिर आप कॉपी करेंगे। चलिए बताइए सभी बच्चे, 6 के 6 पॉइंट क्लियर हैं सभी को? लास्ट टाइम SN1 के यही 6 पॉइंट्स बताए थे और ये SN2 के लिए 6 पॉइंट्स हो गए आपके लिए। तो इस तरह से आप इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। अगर पेपर में आता है कि SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस बताइए, तो इस तरह से आप, ये 6 पॉइंट्स हैं। बाकी मेरे पास पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, मैंने जैसे बताया था कि मेरे पास 17-18 डिफरेंस हैं इनके बीच में। लेकिन अब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस अभी CBSE लेवल पे ज़रूरत नहीं है। अभी आप इन 6 पॉइंट से बात बना सकते हैं। देखिए ऋत्विक, ये केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, वहाँ से ये आया है। तो अभी तो आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे काम करता है। बट अभी आप ध्यान रखो कि SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो SN2 वो सेकेंड ऑर्डर है। इट इज़ चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट बुक में पढ़ाया गया था ये। चलिए तो कॉपी करिए सभी बच्चे फटाफट। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, उसके बाद फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। पहले यहाँ तक कॉपी करिए फटाफट सभी बच्चे। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? चलो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ क्योंकि 2 ही पॉइंट है, ऊपर का तो लिख ही लिया होगा। चलिए अब मैंने पूरा शो कर दिया है, सारा लिखिए फटाफट। और फिर हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो है चीज़, उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया सबने, बताइए किसी का रहता तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे और स्टीरियो आइसोमरिज्म्स में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज कुछ टॉपिक्स की। तो आप उनको स्टडी करते हैं, मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वहाँ से आप लिख लें। वैसे मैंने बोल ही दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी सारी, मतलब 2 तो मिल ही जाएंगी, फिजिकल की मिल जाएगी और ऑर्गेनिक की मिल जाएगी। और इनऑर्गेनिक की फिर कुछ डेज़ के बाद मैं दे दूंगा आपको। फिर उससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स भी रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से मेहनत करते रहें
और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा उन सारे क्वेश्चंस को बना लेगा जो मेरे असाइनमेंट्स में रहेंगे और जो भी नोट्स रहेंगे सब ढंग से पढ़ लेता है, तो नंबर आराम से उसके हाथ में आ जाएंगे सारे। तो अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि यहाँ पर अब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। आइए चलिए। तो अगर हम यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक आइसोमर्स होता है। जैसे आपने अलग अलग तरह के आइसोमर्स पढ़े हैं, तो उसी में एक आइसोमर्स हमारे पास होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म देखिए क्या होती है। इसका हमने 2 पार्ट 11 क्लास में करे थे। एक था हमारा कन्फर्मेशन, याद होगा, जिसमें हमने स्टैगर्ड, एक्लिप्स, न्यूमैन और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस बनाई थी। और एक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करे थे, याद होगा, इसी कैटेगरी में आते हैं वो भी, सिस एंड ट्रांस। और तीसरे जो इसमें आते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं, जो थोड़े बहुत अभी हम आज की क्लास में थोड़ा स्टडी करेंगे। मतलब बहुत डिटेलिंग में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो फिर एक बहुत ही एडवांस टॉपिक अपने आप में, बट हम सिर्फ उतना ही उसको यूज़ करेंगे जितना यहाँ पर इस चैप्टर में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म? तो इसका डेफिनेशन ये है कि आइसोमरिज्म्स एग्जिबिटेड बाय isomerism is exhibited by two or more compounds with the same molecular formula जैसे आप जानते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला कभी भी आइसोमरिज्म में चेंज नहीं होता है, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा। बट अब यहाँ पे चेंज क्या होगा? तो बट कहता है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं सारे ही, क्योंकि हम इसको 3 डायमेंशनली ही बनाते हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो कि हम बना सकते हैं इन स्पेस, तो उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो उसने कहा कि अगर हम एक ऐसा आइसोमर्स पढ़ें, 2 और मोर कंपाउंड्स का हो सकता है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट ये क्या रहेंगे? डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहेगा इनका ग्रुप का। कहाँ पर? स्पेस में। ठीक है। तो स्पेस में, स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब वही है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे एक्स वाई जेड होते हैं। वहाँ पर हम, जैसे आपने देखा होगा जब हमने कन्फर्मेशन भी पढ़ा था, तो वहाँ भी रोटेशंस करते थे हम। वो हम सीसी बॉन्ड को रोटेट करते थे तो उससे अलग अलग अरेंजमेंट्स बनती थी अलग अलग डिग्री में। फिर ऐसी सिस ट्रांस में भी हम क्या करते थे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते थे उनको हम इस तरह से लेकर आते थे कि एक बार वो दोनों सेम साइड हो जाते थे तो सिस हो जाता था, जब अपोजिट साइड चले जाते थे तो ट्रांस हो जाता। तो मतलब वहाँ पर हम मॉलिक्यूल और एटम्स की जो अरेंजमेंट्स हैं उनको चेंज करते हैं, तो उससे जो आइसोमरिज्म तैयार होता है फिर वो हम स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के अंदर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तक जाने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ चीज़ों की। तो वो जो बेसिक टर्म्स हमें चाहिए, जो टॉपिक्स मैं आगे कराऊंगा उनको समझने के लिए, वो हम 1 बाय 1 उनको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट देखिए क्या होती है। ये एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है। देखिए, इसको बनाने के लिए भी हमें एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस चाहिए होता है जिससे कि हम इसको बना पाते हैं। देखो, मैं अभी सिर्फ समझाऊंगा इन सारी चीज़ों को, जो इनके नोट्स होंगे वो मैं आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वहाँ से फिर आप उनको देख लेना या फिर भेज देंगे आपको। तो अभी सिर्फ समझो, इन टर्म्स को समझो खाली। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है ये एक ऐसा बीम ऑफ लाइट होता है जो कि ऑसिलेट करता है ओनली इन 1 प्लेन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए कि बीम ऑफ लाइट ऑसिलेट टू 1 प्लेन। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली जो लाइट में चीज़ें रहती हैं वो बहुत सारे प्लेन्स के अकॉर्डिंगली ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्लेन के अकॉर्डिंग ही उसको ऑसिलेशन मिलता है। तो बीम ऑफ लाइट जो ऑसिलेट करता है ओनली टू 1 प्लेन, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसको लाने के लिए हमें करना क्या होगा?
कि जो हमारी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लेंगे, जैसे मेरे पास ये कोई लाइट आ रही है और ये इस लाइट को हमने क्या नाम दिया, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट, ठीक है सर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। जैसे अगर हम सनलाइट लेते हैं तो सिंगल वेवलेंथ नहीं होता, क्योंकि उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन हमें सिंगल वेवलेंथ का मतलब हो गया सिंगल कलर का लाइट लेना होगा, मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम लेंगे और उसको फिर हम एक प्रिज्म से पास करेंगे, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म आता है जिसको हम कहते हैं निकॉल प्रिज्म। तो निकॉल प्रिज्म्स में से जब हम इसको पास करेंगे, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो इस प्रिज्म से पास होने के बाद अभी क्या होगा कि इससे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, इस तरह से सब जगह ऑसिलेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ये लाइट इस निकॉल प्रिज्म्स में से पास होगी तो उसके बाद जो पार्टिकल होगा अब वो सिर्फ एक ही प्लेन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा होगा, जैसे कि ऊपर नीचे खाली, इस तरह से। अब वो सभी जगह नहीं कर रहा होगा, यदि अप डाउन ही ऑसिलेट कर रहा होगा तो लाइट ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन होता है इसमें। तो इस तरह की स्पेशल लाइट जो होती है ये हम बनाते हैं खुद, और इसको बनाने के लिए हमें किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को कहाँ से पास करना होता है, एक निकॉल प्रिज्म्स होता है, वहाँ से उसको हमें उसको पास करना होता है। अब उसके बाद फिर आप इस लाइट को आगे कंटिन्यू करिए और फिर अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है उसमें उसको डाल दीजिए, उसमें से इसको पास करिए। ये मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया देखिए, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन है उसमें से इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करेंगे। देखिए अब जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट इस प्लेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में से पास होगी तो वो अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को, जो जिस प्लेन पे रोटेट कर रही है अभी, उसको अगर ये क्या कर देता है, उसको रोटेट कर देता है, उसके प्लेन को रोटेट कर देता है। अब वो दो तरीके से रोटेशन हो सकती है यहाँ पर, हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड रोटेट हो जाए, हो सकता है ये राइट साइड रोटेट हो जाए। तो उसके भी फिर हम यहाँ पर दो पार्ट बनाएंगे। देखिए अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को, जैसे मैं दोबारा एक डायग्राम बनाता हूँ तो उससे आपको मेरी बात जो है क्लियर होगी। देखो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जब बच्चा इनको आँखों से होता हुआ देख ना ले तब तक शायद बात उतनी दिमाग में जाती नहीं है, लेकिन अभी तो हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो हमें थियोटिकली ही इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो ये देखिए फिर से मेरी वही मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, ये मेरा निकॉल प्रिज्म है, और अभी ये लाइट जो था इसके जो प्लेन था ये सभी प्लेन पे रोटेट कर रहा था, लेफ्ट राइट सब जगह पे, लेकिन उसके बाद ये एक ही प्लेन पे रोटेट कर रहा है इस तरह से। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने, जैसा कि मैंने कहा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्षमता होती है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। तो अगर उसने इसको कहाँ रोटेट कर दिया, जैसे अभी ये नॉर्मली तो इधर होना चाहिए था, ये देखिए ये जो मैं ब्लैक दिखा रहा हूँ इसका ये पहले वाला प्लेन था, लेकिन ये रोटेट हो गया इधर राइट साइड, ये देखिए ऐसे रोटेट हो गया ये, तो कुछ ना कुछ डिग्री ये रोटेट हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए। अब ये जो रोटेशन हो रही है ये कहाँ हुई आपकी, ये हुई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उसने उसको रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को। अब ये भी हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको लेफ्ट साइड ना रोटेट करके, उसको राइट साइड रोटेट ना करके लेफ्ट साइड को रोटेट कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड रोटेशन हो गया। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अब ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। अगर हमारा वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया तो इसको हम कहते हैं फिर लीवो रोटेटरी। इसको हमने क्या नाम दिया है, लीवो रोटेटरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को या फिर राइट साइड रोटेट कर देते हैं या लेफ्ट साइड करते हैं। अगर राइट साइड करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो उसके प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड रोटेट करता है जैसा कि नीचे हो रहा है तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी है। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करा तो फिर हम उस कंपाउंड को कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया जाता है, अगर हमें ये पता करना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है भी कि नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करना। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक मिनट, अगर ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अगर ऑप्टिकली क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये तभी होगा व्हेन इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को उसने रोटेट किया, चाहे वो लेफ्ट कर दे राइट कर दे, लेकिन करेगा, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। लेकिन अगर उसने उसको रोटेट नहीं करा तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे लिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कब होगा, व्हेन इट डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। तो एक बारी मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने क्या करा। पहले तो हम ये निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करके प्लेन पोलराइज लाइट को तैयार करते हैं, जो इसका खास बात ये होती है कि उसमें जो ऑसिलेशन होता है पार्टिकल्स का वो ओनली वन प्लेन पर होता है। फिर अगर हम उसको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से पास करें उस प्लेन पोलराइज लाइट को, और अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रोटेट करने की एबिलिटी रखता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कहते हैं फिर। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो दो तरीके से काम करेगा, या फिर वो डेक्सो रोटेटरी होगा या फिर वो लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। और एक चीज़ आप और देख लो, फिर अगर किसका कोई डाउट होता है तो वो मुझे बताए। अब आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री में रोटेशन हो रही है ना, कुछ ना कुछ डिग्री में तो रोटेशन हो ही रही है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर अल्फ़ा मान लेते हैं, ये अल्फ़ा एंगल मान लिया हमने। तो ये जो अल्फ़ा है, कितना डिग्री उसने उसको रोटेट कर दिया, इसको यहाँ पर कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा है ये स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। अमाउंट ऑफ रोटेशन कि आपके प्लेन, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को कितना डिग्री घुमाया, कितना डिग्री राइट साइड घुमाया, कितना डिग्री लेफ्ट साइड घुमाया, तो वो वैल्यू हमें स्पेसिफिक रोटेशन कहलाती है और उसको हम अल्फ़ा से नोट करते हैं। बाकी इसका पूरा फॉर्मूला वगैरह होता है कि कैसे इसको निकाला जाएगा, और अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ये अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है फिर। ठीक है, और डेक्सो रोटेटरी के लिए हम प्लस साइन भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, और लीवर रोटेटरी के लिए माइनस साइन यूज़ करा जाता है। जैसे आपने लिख दिया +30 डिग्री, तो हम समझ जाएंगे कि उसने उसको 30 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट किया है। अगर हमने लिख दिया कि -30 डिग्री, तो उसने उसको 30 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेटेड किया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, और डेक्सो रोटेटरी में प्लस लगा कर लीवर रोटेटरी में माइनस लग जाता है। चलिए बताइए सभी बच्चे कि अभी तक की जो कहानी है उसमें कोई डाउट है किसी का, तो वो पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो फिर बताइए। ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तब फिर आगे की दिक्कत रहेगी। भाई स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब मैंने ये बताया कि जो अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बना सकते हैं इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब क्या होता है, इन स्पेस मतलब जो प्लेन मैंने आपको दिया, जो 3D प्लेन मैं आपको दूंगा, वहाँ पर आप मॉलिक्यूल का अलग अलग रोटेशन, आपको अगर क्लास 11th याद हो तो वहाँ पर आप देखते नहीं थे जब हम उसको CC बॉन्ड के अकॉर्डिंगली उसको रोटेट करते थे, तो उससे अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट बनती थी एटम्स की, और उसकी वजह से फिर उसको हम स्टैगर्ड फॉर्म या एक्लिप्स फॉर्म कहते थे। ऐसे अगर हम वहाँ पर चले जाते थे सिस एंड ट्रांस में, तो उसमें अगर मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट सेम साइड हो जाता था तो उसको सिस कहते थे। अगर वो अपोजिट साइड पर स्पेशल अरेंजमेंट में आ जाते थे फिर हम उनको ट्रांस कहते थे। तो वही स्पेशल अरेंजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि उसी से हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स जो होता है वो तैयार होती है वहाँ से। ठीक है सर, तो ये टॉपिक जो है आपके पास आ गया है। अब तुम एक काम यही करो अभी कि उसको तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप ये इतना करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए खाली अभी। ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, पहले इतने इतने का ले लो खाली। चलो जल्दी लीजिए सभी बच्चे। आप चाहें तो बाद में अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, बाकी मैं नोट्स तो बाद में दे दूंगा इसके। और लिख ले लिया होगा सभी ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट, तो नेक्स्ट फिर आप ये वाला ले लें। ये तो इतना ही पढ़ाया मैंने, तो नेक्स्ट आप ये ले लीजिए।
ठीक है सर, ये 2 स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखो, जैसे ये तो हमने समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट से पास करके देखेंगे, हमारे पास थोड़ी ना होगा ये सब चीज़ें। तो थियोटिकली हम सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखकर कैसे पता कर लें कि भैया वहाँ पर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट आया एक, जिसको कहते हैं कायरलिटी। तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया फिर कायरलिटी का। अब ये कायरलिटी क्या चीज़ होती है, देखिए। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मिरर है, मिरर, ये मिरर है हमारा, दिस इज यूर मिरर। अब इस मिरर के सामने मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कायरलिटी का मतलब क्या है, फिर उसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लेकर आऊँगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई कंपाउंड रखा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पी रख दिया ऐसे। अब इस पी को अगर आप मिरर में देखें, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज यूर ऑब्जेक्ट, और इसको अगर आप मिरर में देखें तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी, ये इसकी इमेज है। तो अगर आप देखें कि मैं इसको इसके ऊपर बिठाना इन द सेंस कि मैं इसको इसके ऊपर ठीक लगा के देखूं, जैसे कि इसकी जगह पर अगर आप फिर से मिरर बनाओ यहाँ पे, और इस बार आप यहाँ पर ए रखो, ए अपना ऑब्जेक्ट लो और उसका मिरर इमेज यहाँ बना लो, तो इन दोनों में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली उसके जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर इसमें। अगर मैं इस ए के ऊपर ये ब्लैक वाले, सॉरी रेड वाले ए के ऊपर इस ब्लैक वाले ए को रखूं जो मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मैच होगा इसके ऊपर ऐसे, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया है। तो इसको हम एक वर्ड देंगे अब यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सुप्रीमपोजेबल। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर हम एक नाम दे रहे हैं कि ये जो इमेजेस हैं, ये कैसी इमेजेस हैं, ये हैं, इनको हम नाम देने जा रहे हैं सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, ये नाम देंगे। अगर आपकी वो इमेज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो कहानी पी के साथ हो रहा है, पी के साथ ऐसा नहीं होगा, पी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पी जो हमारा इमेज बना है वो ये है, और जो इसकी ऑब्जेक्ट है वो सर ये है ना। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट ये है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज थोड़ी ना कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो है नहीं उसके लिए। तो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस का मतलब हो जाता है कि एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं, बस ऐसे याद रखो, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, हूबहू एक जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, जैसे कि यहां पर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो अगर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी हम ऐसे ही देखते हैं, ये कायरलिटी को हम चेक करते हैं वहां पर, कायरलिटी को, ये कायरलिटी फिनोमिना कहलाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, वही ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कायरल ऑब्जेक्ट। उसको फिर हम क्या बोलते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके पास क्या आ गई है, कायरलिटी आ गई है। ये जो इधर वाला ऑब्जेक्ट है जिसका इमेजेस बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है, ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों ले लो, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बन रही हैं उसकी, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या कहलाती है, ए कायरल। तो ये जो है ये हमारे लिए ए कायरल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तुम्हें पहले क्लियर करना है कि ए कायरल और कायरल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होती है। तो यही डिफरेंस है कि अगर उसका इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब एग्जैक्टली दूसरे के सेम नहीं हो रही हैं, तो वो कहलाती है कायरल ऑब्जेक्ट। और अगर उसकी मिरर इमेजेस एकदम सुपर इम्पोजेबल हो रही हैं, एग्जैक्टली सेम बन रही है, जैसे आप ए के साथ देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ए कायरल ऑब्जेक्ट्स। चलिए बताइए सभी बच्चे, पहले ये चीज़ क्लियर हो रही है सबको कि कायरल और ए कायरलिटी में क्या डिफरेंस होता है।
चलिए बढ़िया। तो कायरलिटी और ए कायरलिटी समझ में आ गई सबको कि ये चीज़ क्या होती है यहाँ पर। चलिए, अब इसको अगर मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेके आना है ना, इस चीज़ को अगर मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर आना है तो वहाँ पर हम कैसे काम करेंगे। देखिए, वहाँ पर जब हम काम करते हैं तो हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, अगर हमें ये पता करना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है कि नहीं है, तो आपको बस छोटा सा काम करना होता है। देखो, जितनी भी आपकी कायरल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, अब आपको नोट में एक बात ध्यान रखनी है सभी बच्चों को, कि जितनी भी हमारी कायरल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जितनी भी हमारी कौन सी ऑब्जेक्ट होती हैं, कायरल, तो जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, वही जनरली हमारे लिए क्या होती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चीज़ का होना जरूरी है, कायरल होना जरूरी है। अगर वो कायरलिटी दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपके लिए होगा। अब यहाँ तो हम मिरर बना के देख रहे हैं, इमेजेस बना के देख रहे हैं, लेकिन अब हम सीधा शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट इन द सेंस कि जो भी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देता हूँ और फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि उसके पास कोई ना कोई कायरल कार्बन होना चाहिए। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कंटेन करना चाहिए एक कायरल कार्बन, उसके पास एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। अब ये कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है सर? तो कायरल कार्बन एटम हमारे लिए जनरली वो होता है जिसके पास चारों के चार को कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। तो जो कार्बन तुमने देखा कि उसके साथ जो ये चार बॉन्ड बनेंगे, ये चारों के चारों जो डिफरेंट एटम से कनेक्ट होना चाहिए, वो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन एटम है तो वो कायरल ऑब्जेक्ट बन गया, और अगर वो कायरल ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी चाहिए। और कायरल कार्बन एटम की पहचान कैसी होगी, तो कायरल कार्बन एटम की पहचान ऐसी होती है कि वो कार्बन एटम जिसके पास कंटेन क्या करता है, इसको आप ऐसे लिख लें, हैविंग या बॉन्डेड विद फोर फोर डिफरेंट एटम्स कह लीजिए या फिर ग्रुप्स कह लीजिए। फोर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ वो जुड़ा होना चाहिए। अगर चारों में कोई एक भी दो भी सेम हो गए तो वो एटम फिर आपके लिए कायरलिटी नहीं दिखा सकता। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। अब जैसे मैंने आपके सामने, क्योंकि हम हेलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हम उसके हिसाब से समझते हैं। तो जैसे सपोज करो कि टीचर ने तुम्हें एक ये कंपाउंड दिया CH3CH2Cl। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिवनेस है। क्या टीचर पूछेगा क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कायरल कार्बन। अब इसके पास दो ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम आपको ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सपेंड करिए। तो पहला वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ इधर जुड़ा हुआ है Cl, ऊपर जुड़ा हुआ है H और नीचे यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो CH3 है ना, ये जो CH3 है, इसको आप कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे ऐसे CH3, तभी समझ पाएंगे वरना नहीं समझ पाएंगे। तो अब इसके पास ये चार डिफरेंट एटम हो रहे हैं कि नहीं, हमें चेक करने पड़ेंगे। एक इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ ये, एक इसके साथ ये और एक इसके साथ ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि नंबर 1 कार्बन एटम के पास चारों कार्बन, जो चारों एटम जुड़े हुए हैं डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये दो H सेम हो गए। तो इसका मतलब ये जो C1 है इज नॉट कायरल कार्बन, तो ये हमारे लिए कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या सेकंड वाला होगा, जो सेकंड कार्बन एटम हमें दिया हुआ है। तो उसके लिए भी हम सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इसी तरह से अगर मैं इसके लिए भी ड्रॉ करूं, सेकंड कार्बन एटम पे फोकस करते हैं, तो कैसे बनेगा। ये मैंने बनाया सेकंड कार्बन एटम,
अब इसके साथ जुड़े हुए 3 H, तो एक H इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। और ये जो CH2Cl है, ये पूरा इसके लिए एक ही कंसिडर करना पड़ेगा आपको, एक पूरा ग्रुप। तो इसी तरह से आप देखें इसके साथ तो 3 H सेम हो गए, तो इसका मतलब C2 के साथ भी चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट नहीं है। तो C2 इज आल्सो नॉट अ कायरल कार्बन एटम। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपके लिए हो गया ऑप्टिकली, CH2Cl इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने कोई मिरर इमेज नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ थियोरेटिकली मैंने पता कर लिया कि मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। इफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सारे कार्बनों को चेक करके देखा कहीं पर भी कायरलिटी मिली ही नहीं, तो वो टोटली हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा आपके लिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ रही बात समझ में? अब इसकी जगह पर अगर मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं, ये देखिए सभी बच्चे एक बारी, एक और एग्जांपल। अब इसकी जगह पर अगर मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं, देखिए मैंने ये कार्बन लिया यहाँ पे, इसके साथ मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH3, यहाँ मैंने जोड़ दिया H, यहाँ मैंने जोड़ दिया सपोज करिए CH2CH3, और यहाँ मैंने जोड़ दिया सपोज करिए Br। तो आप देखिए इसके साथ जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ये चारों के चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसा अगर मुझे कोई हैलो एल्केन्स दिखाई देता है जिसमें ऐसा कोई कार्बन दिखाई दे जिसमें चारों ग्रुप जो जुड़े होने चाहिए वो डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कैसा कंपाउंड बन जाता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है, मतलब उसके पास कायरलिटी आ जाती है फिर। तो इस तरह से आपको समझ के रखना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होना या ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी चाहिए। और कायरलिटी कार्बन एटम कौन सा होता है, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसको मैं एक नाम और दे देता हूं, कायरल कार्बन एटम को हम एक नाम और भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा कायरल कार्बन एटम है, ये इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल मतलब हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं वो सेम चल रहा है। ए सिमेट्रिक कार्बन एटम, ये भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसके पास अगर है तो समझ जाइए वो कायरल कार्बन एटम है। चलिए बताइए सभी बच्चे कि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई अभी, कायरलिटी होना, कायरल कार्बन एटम होना, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? सिंगल मॉलिक्यूल क्यों ट्रीट करते हैं, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात को भाई। जैसे अब आप एक कार्बन एटम के अंदर एक जो कार्बन एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है उसमें तो बहुत सारे कार्बन एटम होंगे ना, तो जो जिस कार्बन पे आप फोकस कर रहे हैं पहले आप उस पर देखो कौन कौन से बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अगर जैसे देखो तो मैं शायद यहां कंफ्यूजन हो रही है, ये देखो सिंगल तो ट्रीट करना ही पड़ेगा भाई मेरे। जैसे कि अगर मैं आपको ये देता हूं, अब मैंने तुम्हें कंपाउंड ये दिया CH3 CH2 CH2 Cl, अगर मैं इस वाले कार्बन पे फोकस करता हूँ पहले वाले पे, तो भैया अब मैं इस पे फोकस करूंगा ना, तो इसके साथ जो बॉन्डिंग हो रखी हो कैसे हो रखी होगी। अब इस वाले कार्बन पे फोकस कर रहे हो आप, तो इसके साथ ये तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक उसके साथ ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो बाकी के जो चेन रहेगी उसके बाद वाली जो चेन रहेगी ना ये वाली, ये पूरी सिंगल एटम ही काउंट होगा फिर, क्योंकि इसका बॉन्ड देखो ना कहाँ पे जुड़ रहा है। तो अब मैं इस पर जब काम करूंगा तो एक हाइड्रोजन लूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लूंगा, एक क्लोरीन लूंगा। अब इसके बाद जो जितने भी कार्बन है, चाहे इसका 250 लगा दे, वो 50 के 50 कार्बन एटम को सिंगल ही तो लूंगा, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड काउंट करना है मेरे को, 4 बॉन्ड तभी तो पूरे बनेंगे, एक ये 2 और ये 3 और ये 4। तो जो चौथा बॉन्ड मेरा है उसके साथ ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो उसको हम पूरा सिंगल कंसिडर करेंगे ना इसको, ये हम, क्योंकि बाकी कार्बन पे तो हम सोच ही नहीं रहे अभी, तो अपने कार्बन पे इस तरह से हम फोकस करेंगे, तो बाकी जो चेन होती है कार्बन की उसको सिंगल मॉलिक्यूल ही कंसिडर करना होता है। हाँ भाई भविष्य समझ में आ रही है मेरी बात आपको? और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं सर मिरर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहाँ यूज, भैया मिरर वाला कॉन्सेप्ट अभी तुम लगा नहीं सकते, क्योंकि उसको लगाने के लिए तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, फिर उनकी मिरर इमेज बनाओ,
बट अभी मैं जब SN1 SN2 का मैकेनिज्म कराऊंगा तो वहाँ थोड़ा बहुत तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी ये मिरर वाले कॉन्सेप्ट की। तो अभी थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं। देखिए ऋषभ, वो आप मॉलिक्यूल को कंसिडर करिए, आप इमेजिन मत करके चल जाइए कि हाँ भाई ऐसे ही हमेशा होगा। आप मॉलिक्यूल जब आपके पास आएगा तब आप उसके हर कार्बन को चेक करिए, उसके हिसाब से देखो उसके पास कायरल कार्बन एटम है या नहीं है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों को अगर हम यहाँ पे लाएं, क्या लिखा है भाई तुमने, ये इमेज वाला पी तो मिरर, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा मेरे को भाई, क्या लिखा है, क्या पूछना चाह रहे हो तुम। अरे सबसे अच्छा एग्जांपल यार अपना हैंड होता है। अपने हैंड को आप मिरर पे देखो कभी भी, जब अपने हैंड को आप मिरर पे देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मिरर में एम, अरे भाई हमें वो इन्वर्टेड और इरेक्ट के हिसाब से नहीं सोचना। हम यहाँ पर इन्वर्टेड और इरेक्ट के हिसाब से नहीं देख रहे। वो तो फिर मिरर में तो सारे अक्षर ही उल्टे आते हैं। मिरर में अगर आप चेक करोगे तो वहां तो फिर सारे अक्षर ही तुम्हें उल्टे नजर आएंगे भाई, तेरे को ए भी उल्टा ही नजर आएगा। उसके हिसाब से नहीं सोचना, हमें उसके हिसाब से सोचना है कि जब उस चीज़ को मिरर पे देखते हैं तो उसका लेफ्ट राइट दिखता है कि राइट लेफ्ट दिखता है। आपको उसके हिसाब से मिरर इमेज को सोचना है। मिरर के हिसाब से तू देखेगा तो फिर कोई भी अक्षर तू मिरर के सामने रख दे वो ए तो उल्टा ही नजर आएगा ना तेरे को। हमें उल्टा और इरेक्ट और इन्वर्टेड के ऊपर नहीं सोचना, हमें ये देखना है कि वो लेफ्ट राइट है कि राइट लेफ्ट है। वो चीज़ पर फोकस करिए उसकी। अगर किसी, हाँ, किसी भी कंपाउंड के पास अगर एक भी कायरल कार्बन एटम है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही गिना जाएगा, ध्यान रखिए। हाँ भाई अंकुश, तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल पाया कि नहीं मिल पाया है? अब इसके अलावा देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर हमने बात करी थी रिटेंशन की, फिर वहाँ पर हमने बात करी थी इन्वर्जन की। तो वो चीज़ों पे भी अभी हमें आगे आना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें और हैं, मैं उनको समझा देता हूँ। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और आता है, बस आप इन चीज़ों को समझ लो, नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद एक चीज़ और आती है, उसको हम कहते हैं इनैंशोमर्स। क्या बोलते हैं? इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स हमारे लिए वो स्टीरियो आइजोमरिज्म आइजोमर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्टीरियो आइजोमर्स विच हैज नॉन विच हैज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो जो स्टीरियो आइसोमरिज्म हमने लिए उनके पास अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनैंशोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, अब उसने अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बना दिया तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इनैंशोमर्स। अगर उनकी मिरर इमेज जो होना चाहिए नॉन सुपरइम्पोजेबल होना चाहिए बस। तो जिस भी स्टीरियो आइसोमरिज्म्स का जो इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होती हैं, उनको कहते हैं इनैंशोमर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर रेजमिक मिक्सचर्स। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने इसकी बात करी थी SN1 मैकेनिज्म्स में, रेजमिक मिक्सचर्स। रेजमिक मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर इक्वी मोलर मिक्सचर्स ले लें, किसका? पेयर ऑफ इनैंशोमर्स का।
आपको क्या करना है, इक्वी मोलर मिक्सचर्स लेना है किसका, ऑफ पेयर ऑफ इनैंशोमर्स। ठीक है, इनैंशोमर्स का पेयर लीजिए और उनको इक्वली अमाउंट में मिक्स कर दीजिए। तो उससे जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं रेजमे मिक्सचर। इक्वी मोलर मिक्सचर लेना है किसका, पेयर ऑफ इनैंशोमर्स का। तो आपने पेयर ऑफ इनैंशोमर्स लिया और उसको इक्वल अमाउंट में क्या कर दिया, मिला दिया। तो उससे जो मिक्सचर तैयार होगा उसे कहते हैं रेज मिक्सचर्स। और ये टोटली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान रखिए, जो रेजमे मिक्सचर्स कभी भी बनते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि जो जो पेयर हमने लिया होगा उसमें एक जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड रोटेट करता है, और दूसरा वाला जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को उतनी ही अमाउंट में लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली वो प्लेन वापस वहीं आ जाता है। जैसे आप कभी भी क्या लोगे, अगर आप कभी भी पेयर ऑफ इनैंशोमर्स लोगे तो पेयर ऑफ इनैंशोमर्स में क्या होता है कि दो कंपाउंड होंगे आपके, दो कंपाउंड होंगे ना। जैसे एक कंपाउंड मान लो ए होगा और दूसरा बी होगा जो उसकी मिरर इमेज होगी। अगर इनकी दोनों की मिरर इमेज आपस में नॉन सुपरपोजेबल है तो इनैंशोमर्स कहलाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इनको इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स कर दो तो इसमें होता क्या है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर क्यों, क्योंकि ए क्या करेगा, अगर प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को 30 डिग्री लेफ्ट से रोटेट करेगा तो ये 30 डिग्री उसको राइट से रोटेट करेगा, और उसकी वजह से प्लेन पोलराइज जो होगी वापस वहीं आ जाएगी जहां पर थी पहले। तो इसलिए वो कंपाउंड फिर आपके लिए क्या बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। तो आपका इसे ध्यान रखना है, जो पेयर ऑफ इनैंशोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो अगर ए 30 डिग्री लेफ्ट साइड लेके जाएगा तो बी 30 डिग्री राइट साइड लेके जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो प्लेन पोलराइज का प्लेन वापस वहीं आ जाएगा जहां पर पहले था। तो इसलिए हमारा कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इनैंशोमर्स का मतलब होता है नॉन सुपरेबल मिरर इमेज वाले स्टीरियोआइसोमर्स। कोई भी स्टीरियोआइसोमर्स अगर नॉन सुपरेबल मिरर इमेज बना रहा है तो उसे हम कहेंगे इनैंशोमर्स। अगर उनका हम इक्वल मोलर मिक्सचर ले लें पेयर ऑफ इनैंशोमर्स का, उसको मिला दें तो उसको बोलते हैं रेजमिक मिक्सचर्स। और रेजमिक मिक्सचर्स को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजमाइजेशन। मतलब रेजमिक मिक्सचर जिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं रेजमाइजेशन। और अगर आप इनको वापस, मतलब आपने पहले मिलाया और फिर उनको वापस अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। देखो दो प्रोसेस मैंने नाम दिए, एक तो रेजमाइजेशन। रेजमाइजेशन का मतलब क्या, रेजमे मिक्सचर्स को बना लेना। और अगर आप उस मिक्सचर से वापस उन पेयर को अलग करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। चलिए बताइए सभी बच्चे, इनैंशोमर्स, रेजमिक मिक्सचर्स और रेजोल्यूशन, ये समझ में आ रहा है सबको? इनैंशोमर्स क्या होते हैं, रेजमिक मिक्सचर्स क्या होता है, रेजमाइजेशन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। अगर हम पेयर ऑफ, अगर हम ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स लें जिनकी मिरर इमेज आपस में नॉन सुपरपोजेबल होती है तो वो कहलाते हैं इनैंशोमर्स। अगर पेयर ऑफ इनैंशोमर्स को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया जाए तो उससे तैयार होता है रेजमिक मिक्सचर। रेजमिक मिक्सचर्स को बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रेजमाइजेशन। और जब रेजम मिक्सचर बन गया और उससे अगर हमें उनको वापस दोबारा सेपरेट करना है तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है सर, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको समझा दिए। यूज़ क्या है सर, वो तो पढ़ोगे उनके बारे में तब समझ में आएगा कि इनका यूजेस क्या होता है, कैसे इनको बनाया जाता है। अब हमें दो जो मेरे मेन टॉपिक थे, एक था सर इन्वर्जन और एक रिटेंशन। ये जो दो प्रोसेस हैं ये मेरे को क्लियर करने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के अंदर लेके जाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट होते हुए दिखाऊंगा कि वहाँ पर आप दिखाई देंगे आपको क्या क्या रेजमिक मिक्सचर्स कैसे बनते हैं। आपने देखा था ना कि SN1 मैकेनिज्म में दोनों प्रोसेस होते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन, तो वहाँ बनते हैं रेजमिक मिक्सचर्स। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में सिर्फ इन्वर्जन होती है तो वहाँ पर रेजमिक मिक्सचर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब अगली क्लास में हम इनके मैकेनिज्म्स को पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आपको समझाएंगे। और अगली क्लास में आई होप ऑलमोस्ट हेलोअल्केन्स तो तुम्हारा ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद के जो रिएक्शंस है उसमें एलिमिनेशन बचता है, ये बचता है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने में टाइम तो लगता है क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऊपर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम उसके और भी लग रहा है। तो बट कोई नहीं है, हम सही चल रहे हैं।
हमारा टारगेट यही है कि हमें दिसंबर से पहले पहले के हम सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, नवंबर एंड तक भी सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, तब भी हमारे पास 2-3 महीने रहेंगे ताकि हम उस चीज़ों को रिवाइज कर सकें। बट अभी मैंने आपको बोला था कि अगस्त में एक मेगा टेस्ट होने वाला है जिसमें 4 चैप्टर फर्स्ट बुक के और हेलो एल्केन्स सेकंड बुक से आएगा, ताकि आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो जाए सितंबर में जो आप एग्ज़ाम देंगे। बाकी अब देखो सिलेबस तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि स्कूल में तो पता नहीं कितना पढ़ा दिया होगा। कई बच्चे तो कह रहे हैं स्कूल में फर्स्ट बुक ही ख़त्म हो गई। तो देखो स्कूल वालों को तो बहुत ज़्यादा मौका मिल गया। वो तो जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तब इतना तेज़ पढ़ाते थे। अब तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है सर, सीधा ऑनलाइन आना है, ये लो सर भैया, ये लो पीपीटी ले लो, ये लो स्क्रीन शेयर कर दी, ये पढ़ो, बस खुद ही पढ़ लो भैया उसको। अब तो ये कहानी चल रही होगी। तो उनको तो और मज़े हो गए उनके, उनका तो और टाइम लग रहा है भैया, फटाफट सिलेबस ख़त्म करो और बच्चों को समझ में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो आप चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लो जो जो मैंने पढ़ाया है उसके। अरे भैया, अब इसको गूगल पे, अंकुश तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप लेटरल इन्वर्जन पे फोकस करिए। लेटरल इन्वर्जन वो फिनोमिना होता है जिसमें लेफ्ट चीज़ राइट दिखती है, राइट चीज़ लेफ्ट दिखती है। उस प्रोसेस पे काम करिए। अगर मैं पी का मिरर इमेज पे इसको इस तरह से को नोटिस करूंगा तो मेरे को वो उल्टा ही दिखेगा, पी जो होगा उल्टा ही दिखेगा। आप उसको उस तरह से लीजिए तो क्यू भी आपको वैसे ही दिखेगा। तो पी और क्यू जो ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो एक कायरल ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब जैसे मैं ए ले लूँ, ए तो मेरा बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, है ना। तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है, तो कोई और एग्जांपल ले लो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से समझा दूँ अगली क्लास में। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगली क्लास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू समझाएंगे आपको, और क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे।